खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते भारत, देश और दुनिया की हर बड़ी खबर लेकर हाजिर हैं हम 3 एंकर्स आपके लिए। आपके साथ में हूं प्रतिमा मिश्रा। नमस्ते भारत, मैं हूं आदर्श झा। तो अगले आधे घंटे में अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं दिन भर के लिए तो नमस्ते भारत की हर खबर जरूर देखिएगा। नमस्ते भारत, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। दिन की हर बड़ी खबर तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत हम ऐसी खबर से करने जा रहे हैं जो कि देश के लिए इस वक्त सबसे चर्चा और सबसे अहम खबर बनी हुई है। हम बात कर रहे हैं सितंबर महीने में जो बाढ़ बारिश के हालात हैं उसकी। अभी भी देश में बाढ़ के हालात लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले तस्वीरें एमपी से आपको दिखाते हैं, जहां 33 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। आज भी बारिश की आशंका है और इसीलिए 5 जिलों में स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया गया है। एमपी के नीमच की ये तस्वीरें बाढ़ के कहर का अंदाजा लगाने के लिए काफी है। पानी में पूरी तरह से डूबा ये ट्रक नीमच के हालात को बयां कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सड़क पर नदी बह रही है। सड़क पर गाड़ियों की जगह नाव चल रही है। देखिए, हम हिंदुस्तान के दिल की बात कर रहे हैं तो मंदसौर की तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। एमपी के मंदसौर में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। पानी का ऐसा कहर देखने को मिल रहा है कि पूरा शहर जलमग्न नजर आ रहा है। जल प्रलय की ये तस्वीरें एमपी के मंदसौर की हैं। आप देखिए कि शहर में बना ये मुक्तिधाम किस तरह पानी में डूब गया है। अब जरा एक और तस्वीर देखिए। मंदसौर सीमेंट फैक्ट्री के सामने खड़ा ये ट्रैक्टर पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। कुछ ऐसी ही स्थिति एक और गाड़ी की है जो पूरी तरह जलमग्न दिखाई दे रही है। मंदसौर की सड़कों पर इन दिनों सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। 72 और 73 में हमने 2 बार लगातार पानी यहाँ देखा था। उसके बाद अब जो इतना पानी आया है इससे चारों तरफ बहुत नुकसान हुआ है। लोगों के धन सभी डूबे हुए हैं, सभी मकान, सभी को लोगों को बाहर सुरक्षित निकाला गया है और यहाँ पशुधन वगैरह सभी डूबे हुए हैं। व्यापारियों को सभी गोदाम में माल फुल भरा हुआ था, सभी को भारी नुकसान है। मंदसौर में 100 से ज्यादा गाँव बाढ़ की चपेट में है। करीब 20,000 लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से निकाला जा चुका है, जबकि 6,000 से ज्यादा लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। देखिए, बारिश और बाढ़ का ये कहर केवल मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही हाल है। यूपी के हमीरपुर में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। 40 से ज्यादा गांव बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। बाढ़ से बर्बादी की ये तस्वीरें यूपी के हमीरपुर की हैं, जहां गांव के गांव पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। यमुना और बेतवा नदी के जलस्तर बढ़ने से आई बाढ़ ने हमीरपुर के गांवों को भारी नुकसान पहुंचाया है। मिट्टी के कच्चे मकान बाढ़ में या तो पूरी तरह से डूब चुके हैं या ढह चुके हैं। पानी का कहर देखते हुए लोगों ने अपने घर छोड़ दिए। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि लोग सड़क पर रहने को मजबूर हैं। लोगों के पास न रहने को घर है और न खाने पीने का सामान। नमक रोटी खाती ये बच्ची प्रशासन के तमाम दावों की पोल खोल रही है। गांव के लोगों का कहना है कि हालात का जायजा लेने लोग आते तो हैं, लेकिन अब तक कोई मदद नहीं मिली। 4 दिन हो गए बाढ़ आने से, प्रशासन ने कुछ नहीं किया है। बराबर सर, वो भी है घर नुकसानी, ये आप दिख ही रही है बराबर। और चाहे 1 हफ्ता ऐसा हो गया, प्रशासन ने कुछ नहीं कहा। जो भी आती है देख के चली जाती है, बस सहयोग सहारा दे के चली जाती है। मिलेगा, होगा, नहीं होगा, इसका कोई जवाब नहीं देती। बस ये बोलती है कि बाढ़ रुक गई है, 2 दिन लगेगा पानी घटने में। यूपी के हमीरपुर का आपने हाल देखा। आपने देखा किस तरह से यहाँ जो बच्चे हैं, रहने के लिए ना घर है, सर के ऊपर छत है और खाने के लिए सिर्फ नून रोटी। दरअसल यूपी में इन दिनों गंगा नदी उफान पर है और इसीलिए उन लोगों की जिंदगी मुश्किल में है जिसका घर गंगा के किनारे है। प्रयागराज और बलिया से ये रिपोर्ट देखिए। एक झटके में पूरा मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गया। तस्वीरें यूपी के बलिया की हैं, जहां गंगा नदी उफान पर है। अब बलिया की ही एक और तस्वीर देखिए। हजारों लीटर की पानी की टंकी पलक झपकते ही भरभरा कर गिर गई। बलिया में बाढ़ का कहर इन दिनों लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। गंगा नदी के किनारे बसी प्रयागराज नगरी भी गंगा और यमुना के बाढ़ की दोहरी मार झेलने को मजबूर है। ये तस्वीरें गंगा नदी के किनारे की हैं।
जहां नदी के बढ़े जलस्तर ने आसपास के इलाकों में भारी तबाही मचाई है। नदी पर बने घाट, दुकान और मकान पानी में डूब चुके हैं। प्रयागराज घाट के नीचे बनी इस पुलिस चौकी के हालात को देखिए। चौकी के अंदर कई फीट पानी भर चुका है। बाढ़ का कहर सिर्फ नदी के किनारों तक सीमित नहीं है। शहर के कई इलाकों में सड़कों पर कई फीट पानी भर गया। कई जगहों पर लोग सड़कों पर तैरते नजर आए। हालात को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया। बहुत बद से बदतर होते जा रहे हैं सर। खाने पीने कुछ सामान नहीं है, साथ में पीने की व्यवस्था कुछ नहीं है। लाइट भी पता है आती जाती है प्रॉपर। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है, सामान जितने भी थे सब डूब गए हैं। ना कुछ खाने का बचा है, ना कुछ पीने का बचा है, कुछ भी सामान बचा नहीं है। मध्य प्रदेश की तस्वीरें आपने देख ली, उत्तर प्रदेश की तस्वीरें आपने देख ली। अब आपको लिए चलते हैं राजस्थान। राजस्थान के कुछ इलाकों में भी पानी के प्रहार से लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। राजस्थान का हाल आपको दिखाते हैं। राजस्थान के कोटा की हैं ये तस्वीरें, जहां पुलिस के एक जवान ने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए बाढ़ में फंसे बच्चों को बचाया। कोटा के कई इलाके बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। कई जगहों पर मकान में पानी भर गया तो सड़कें पानी से पूरी तरह लबालब है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। कई इलाकों में लोग 2-3 दिन से फंसे हुए थे, जिसके बाद सेना के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। ये तस्वीरें राजस्थान के झालावाड़ की हैं, जहां मंदिर के अंदर के भगवान की मूर्ति नजर नहीं आ रही है, बल्कि सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। झालावाड़ में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। इन तस्वीरों में देखिए और अंदाजा लगाइए कि यहाँ लोगों की जिंदगी कितनी मुश्किल में है। इतना बड़ा बुलडोजर भी पूरी तरह पानी में डूब गया है। ये झालावाड़ के एक चौराहे की तस्वीर है, जहाँ सड़क ही नहीं दिख रही है। मकान, दुकान सभी पानी में डूब गए हैं और दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। झालावाड़ में एक दर्दनाक हादसा भी सामने आया। यहाँ के गंगधार इलाके में गौशाला में पानी घुसने की वजह से 24 गायों की जान चली गई। चलिए, अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसका सीधा सीधा असर पड़ सकता है आपकी जेब में। ऐसे में इसको ध्यान से देखिए। दरअसल सऊदी अरब में तेल कंपनी पर हुए हमले के बाद कच्चे तेल की कीमत 12% बढ़ गई है। इसका असर होगा सीधे आपकी जेब पे। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब शनिवार को सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी अरामाको के 2 बड़े ठिकानों पर ड्रोन से हमला हुआ था। अब इस हमले ने दुनिया के तेल बाजार में हलचल पैदा कर दी है। हड़कंप अमेरिका में भी मचा है। इसलिए राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट किया है कि सऊदी अरब में हमलों की वजह से तेल की कीमतों पर असर पड़ सकता है। बाजार में तेल की सप्लाई पर असर नहीं पड़े, इसलिए हमने जरूरत पड़ने पर रिजर्व तेल के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। सऊदी अरब रोजाना 98 लाख बैरल कच्चे तेल का उत्पादन करता है। जिस कंपनी अरामाको पर हमला हुआ है, वहां से रोज 57 लाख बैरल कच्चे तेल का उत्पादन होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में करीब 10% कच्चे तेल का निर्यात सऊदी अरब से होता है। हमले के बाद अरामाको कंपनी के तेल उत्पादन पर असर पड़ा है। कच्चे तेल की कीमत 12% बढ़ चुकी है। जानकारों के मुताबिक अगर जल्द उत्पादन शुरू नहीं हुआ तो कच्चे तेल की कीमत 30% तक बढ़ सकती है। तेल कंपनी पर हुए हमले को लेकर अमेरिका ईरान को जिम्मेदार ठहरा रहा है, जबकि ईरान लगातार इससे इनकार कर रहा है। इस विवाद के बीच आपके लिए खबर ये है कि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ सकते हैं और शेयर बाजार में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। कई राज्यों में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं और कोई भी सरकार रिस्क नहीं लेना चाहती और इसीलिए ट्रैफिक नियम तोड़ने पर भारी जुर्माने वाले कानून पर अब बीजेपी शासित एक और राज्य झारखंड ने भी फिलहाल ब्रेक लगा दिया है। नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद देश के अलग अलग जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर नए कानून के मुताबिक भारी जुर्माना हो रहा है, लेकिन एक के बाद एक बीजेपी शासित राज्य ही नए कानून पर ब्रेक लगाते नजर आ रहे हैं। अब झारखंड ने नया कानून लागू होने पर 3 महीने की रोक लगा दी है। झारखंड सरकार ने महसूस किया कि आम जनता को 3 महीना के लिए राहत दिया जाए, लोगों में जागरूकता फैलाई जाए। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा काउंटर खोले जाए ताकि लोग सुविधा अनुसार जाके सारे कागज दुरुस्त करा सकें।
झारखंड में इसी साल चुनाव होने वाले हैं। कहीं भारी जुर्माने को लेकर लोगों के गुस्से का खामियाजा चुनाव में न उठाना पड़े, इसलिए झारखंड की सरकार ने फिलहाल नए कानून पर रोक लगाने में ही भलाई समझी है। हालांकि सरकार कह रही है कि 3 महीने में लोग अपने पेपर तैयार कर ले ताकि जुर्माना न भरना पड़े। अगर बीजेपी शासित राज्यों की बात करें तो चुनावी राज्य महाराष्ट्र ने भी नया कानून लागू नहीं किया है। इसके अलावा गुजरात, उत्तराखंड ने जुर्माने की रकम को आधा कर दिया। हालांकि झारखंड से पहले ओडिशा ने भी नए कानून पर 3 महीने के लिए ब्रेक लगा दिया था। सवाल ये है कि जब सख्ती इसलिए की गई है कि लोग डर कर ही सही ट्रैफिक नियम का पालन करें, फिर इसे राजनीति नफा नुकसान के हिसाब से क्यों देखा जा रहा है? तो माहौल चुनावी है, ऐसे में कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है। अगली अहम खबर की बात, अनुच्छेद 370 हटाने से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई होनी है। लेकिन उससे पहले ही कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आजाद के एक बयान से ये सवाल उठ रहा है कि क्या 370 पर कांग्रेस ने राजनीतिक हार मान ली है? क्या 370 पर कांग्रेस के सुर नर्म पड़ गए हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर से ही ताल्लुक रखने वाले बड़े कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आजाद ने साफ कह दिया है कि 370 पर केंद्र के फैसले के खिलाफ अब वो कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जो करना होगा सुप्रीम कोर्ट करेगा। देखो, 370 हो वो उस वक्त तक लड़ाई थी जिस वक्त वो कानून नहीं बना। अब एक कानून बना तो आप पॉलिटिशियंस के हाथ में तो कुछ भी नहीं है। कोई उसको माने या उसके अगेंस्ट हो या फेवर में हो, वो बात तो निकल गई, वो एक दफा वोटिंग हो गई। अब जो कुछ भी है वो अपने हाथ में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे लोग गए हैं, अब वो सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। हालांकि जब केंद्र ने फैसला लिया तब भी कुछ बड़े कांग्रेसी नेताओं ने 370 पर मोदी सरकार के फैसले का समर्थन किया था। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आजाद के पास बैठे हुड्डा और उनके बेटे ने भी खुला समर्थन किया। लेकिन यही गुलाम नबी आजाद केंद्र को आड़े हाथों लेते रहे हैं। अब अगर उनके ताज़ा बयान से वाकई कांग्रेस के नरम सुर के संकेत मिलते हैं तो भी यही कहा जाएगा कि सब कुछ गवा कर भी होश में आए तो क्या आए, क्योंकि 370 हटाने का फैसला लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को हाशिए पर धकेलकर बड़ी राजनीतिक बढ़त हासिल कर ली है। अब गुलाम नबी आजाद की सारी आस सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है, जहां आज कश्मीर के हालात पर सुप्रीम सुनवाई होगी। कोर्ट में दायर याचिकाओं में राज्य में लगी पाबंदियों, टेलीफोन, मोबाइल जैसी जरूरी सुविधाओं का सवाल उठाया गया है। उन सारी याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो देखा आपने किस तरीके से अनुच्छेद 370 पर कांग्रेस नरम पड़ती हुई दिखाई दे रही है। अब आपको ये दिखाते हैं कि एनआरसी के मुद्दे पर भी कांग्रेस के बड़े नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो हरियाणा में कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार हैं, वो बीजेपी के साथ इस मुद्दे पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। असम में एनआरसी की फाइनल लिस्ट जारी होने के बाद देश के कुछ और राज्यों में इसके लिए आवाज उठने लगी है। पहले दिल्ली और अब हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने साफ कहा है कि उनकी सरकार द्वारा हरियाणा में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी को लागू किया जाएगा। हमने भी कहा कि हरियाणा में हम एनआरसी को लागू करेंगे और इसमें भी हम बालाजी का सहयोग करेंगे, उसमें किस प्रकार से लागू किया जाता है, कैसे किया जा सकता है। लेकिन खट्टर के इस बड़े बयान पर किसी अपने नेता की प्रतिक्रिया आती, उससे पहले ही विरोधी खेमे के बयान ने सबको चौंका दिया। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिल्ली से जो कहा वो खट्टर को बड़े समर्थन के तौर पर देखा जा रहा है। जो कहा मुख्यमंत्री, वो तो कानून है, कोई विदेशी है वो तो बाहर जाएगा ही, वो तो सरकार की जिम्मेवारी आइडेंटिफाई करके। हालांकि हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष कुमारी शैलजा के बयान हुड्डा से अलग हैं, जिनके मुताबिक एनआरसी हरियाणा के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। और अब बात बिहार की, जहां अगले साल चुनाव होने हैं और उसी को लेकर लालू की पार्टी नीतीश कुमार को लेकर कभी नरम तो कभी गरम नजर आ रही है। नीतीश को सीएम का चेहरा बनाने पर बीजेपी के भीतर दो राय नहीं है, तो आरजेडी एक बार फिर नीतीश को चेहरा बनाने की मंशा पाले बैठे हैं। ये बात आरजेडी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद की बातों से फिर जाहिर हुई है, जिसमें वो नीतीश पर तंज कसने की आड़ में ये बताने से भी नहीं चूक रहे हैं कि बीजेपी को मात देने के लिए आरजेडी को भी नीतीश के चेहरे की जरूरत पड़ेगी। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार इस बार पार्टी मतलब साथी
दल जो अभी इनकी जिनके साथ है उनको धोखा देकर आपके साथ आएंगे? रिकॉर्ड तो वैसा ही है उनका, लेकिन श्री नीतीश कुमार जी कब उन्ने संघ मुक्त भारत, बीजेपी से हाथ नहीं मिलाऊंगा, मिट्टी में मिल जाऊंगा आदि आदि बयान का ख्याल किया जाए तो उनके लिए कोई कह दे जो उन्ने से इन्ने चल आवेंगे, कोई आश्चर्यजनक नहीं है, स्वाभाविक बात है। आरजेडी नेता का मानना है कि नीतीश की बीजेपी से रिश्ते की डोर बेहद कमजोर हो चुकी है और इसके पीछे वजह है बीजेपी की सत्ता की ललक। श्री संजय पासवान और सपोर्टेड बाय डॉक्टर सीपी ठाकुर कि नीतीश कुमार जी अब बिहार की जान छोड़ दें, भाजपा को मौका दें, भाजपा का कोई को मुख्यमंत्री बनने का। अब मैं समझता हूं कि अपने मौन से वो नहीं बोले होंगे, पार्टी के लोग बुलवा रहे हैं। हालांकि जेडीयू रघुवंश बाबू को ही इशारों में जेडीयू में बुलाने की बात कर रही है। राजीव रंजन ने कहा कि आरजेडी से दोबारा नाता जुड़ने का सवाल ही नहीं उठता। रघुवंश साहू आंदोलन के नेता रहे हैं, नीतीश कुमार जी को बखूबी वो जानते हैं और ऐसे नेताओं को नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार ज्यादा सुरक्षित दिखता है। एक विकसित बिहार का जो सपना है उसमें रघुवंश साहू को लगता है कि नीतीश कुमार जी आगे अगर चेहरा रहते हैं तो अच्छी बात होगी, लेकिन जहां तक राष्ट्रीय जनता दल के साथ किसी गठबंधन का सवाल है, प्रश्न ही नहीं उठता है। अब आपको यूपी के बस्ती से आई हुई एक खबर दिखाते हैं, जहां सड़क पर गड्ढों से परेशान लोगों ने अनोखे अंदाज में अपना विरोध दर्ज कराया है। गड्ढा मुक्त होंगी उत्तर प्रदेश की सड़कें, लेकिन योगी सरकार के उस दावे पर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं बस्ती की इन तस्वीरों से, जहां सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सरकार, वाकई पता लगाना मुश्किल है। बस्ती को एनएच से जोड़ने वाली सड़क का खस्ता हाल है। कई बार धरना प्रदर्शन के बाद भी सड़क नहीं बनी। बारिश हुई तो सड़क के गड्ढे में पानी भर गया और तब आजिज आ चुके गाँव वालों ने विरोध का नया रास्ता अपनाया है, गड्ढे के पानी में धान की रोपाई का। गड्ढे की वजह से सड़क पर जो कीचड़ और पानी जमा है, उसमें स्थानीय लोगों ने धान की रोपाई की पुलिस की मौजूदगी में। हमारी मांग है कि इसको जल्द से जल्द निर्माण करवाया जाए। नया मोटर व्हीकल एक्ट बना है, उसके अनुसार जुर्माना तो कनाडा की सड़क की तरह लगाया जा रहा है। जैसे हम लोग अमेरिका में चल रहे हैं, 2000 का फाइन लगेगा और सड़क देख रहे हैं गड्ढे और तालाब में परिवर्तित हो गया है पूरा। बस्ती शहर में एंट्री करने के लिए बड़ी संख्या में लोग इसी जर्जर सड़क का इस्तेमाल करते हैं और सालों से इसका यही हाल है।